नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 25 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न पूरे वीडियो में हल के, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, उच्च आवृत्ति पर कार्य करने उच्च आवृत्तियों पर सबसे बेहतर कार्य करने वाले बाईपास कैपेसिटर का प्रकार है। यानी उच्च आवृत्तियों में कौन सा कैपेसिटर बाईपास कैपेसिटर के रूप पर बहुतायत प्रयोग किया जाता है या बेहतर कार्य करता है। ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर नहीं, माइका कैपेसिटर नहीं, सेरामिक कैपेसिटर सही है। सेरामिक कैपेसिटर उच्च आवृत्तियों पर बेहतर कार्य करता है। प्लेक्सीग्लास और नायलॉन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी होगा। सेरामिक कैपेसिटर है जो उच्च आवृत्तियों पर यानी आरएफ सिग्नल है या वीएचएफ, यूएचएफ है, हाई फ्रीक्वेंसी है, इन पर अच्छा कार्य कर सकता है। तो राइट आंसर हो गया सी, सेरामिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैपेसिटर का जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है? जो दिए गए हैं इनमें से किसका जीवन काल कम होता है? ऑप्शन देखो, सेरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, अब्र कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, टेफ्लॉन कैपेसिटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, इसका जो दिए गए हैं इनमें से सर्वाधिक कम जीवन काल होता है, यानी सबसे कम जीवन काल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का होता है इनमें जो दिए हुए हैं इनमें। तो राइट आंसर हो गया डी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर की प्लेट पर आवेश व्यंजन द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी कैपेसिटर का जो आवेश है वो किस समीकरण या सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है? तो कैपेसिटर के अंदर आवेश क्यों बराबर होता है? C इंटू वी, यानी आवेश बराबर होता है C कैपेसिटेंस फेरेड में, V विभव वोल्ट में, तो आवेश हो जाएगा कूलाम में। तो क्यों बराबर हो जाएगा? C इंटू वी। तो इस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन देखो, क्यों बराबर वी आई नहीं, क्यों बराबर आई आर ये भी नहीं, क्यों बराबर सी वी सही है, क्यों बराबर आई इंटू सी नहीं, क्यों बराबर वी इंटू आर ये भी नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, क्यों बराबर सी इंटू वी। अगला क्वेश्चन है, बिना बार पर डीसी श्रेणी मोटर की चाल क्या होगी? बिना बार पर डीसी श्रेणी मोटर की चाल क्या होगी? तो देखो, बिना बार पर डीसी श्रेणी मोटर की चाल बहुत ज्यादा उच्च होती है। जो भार का मान बढ़ाते हैं तो इसकी चाल घट जाती है, यानी ये तो एन और ये मान लो आई एल लोड करंट। तो बिना बार पर बहुत ज्यादा उच्च अनंत, जो बार का मान बढ़ाएंगे तो इसकी गति घट जाती है। तो बार पर तो कम हो जाती है, बिना बार पर इसकी गति बहुत ज्यादा उच्च होती है या अनंत हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीसी श्रेणी मोटर को बिना बार पर प्रचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी गति बहुत ज्यादा उच्च या अनंत होती है। तो इन ऑप्शनों में देखो क्या है, ए में क्या दे रखा? 0, बी में अनंत, सी 3000 आरपीएम, डी 4000 आरपीएम, ई 3600 आरपीएम। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनंत। तो इसकी गति क्या होती है? अनंत, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिबाधा का मान किसके समान होता है? यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रेरक प्रतिबाधा यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान किसके बराबर होता है? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर यानी अनुनाद आवृत्ति को या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर XC होता है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। अब ऑप्शन देखो, परिपथ का प्रतिरोध नहीं, कुंडली की प्रतिक्रिया, कुंडली का रिएक्टेंस नहीं, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया, कैपेसिटर का रिएक्टेंस सही है, परिपथ की प्रतिबाधा नहीं, कुंडली की चालकता नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के बराबर होगा, यानी कैपेसिटर की प्रतिक्रिया को या रिएक्टेंस को एक ही बात है। तो कैपेसिटर की रिएक्टेंस या प्रतिक्रिया के समान होगा प्रेरक प्रतिबाधा का मान, यानी XL बराबर XC होगा। तो राइट आंसर हो गया सी, कैपेसिटर की प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अगर आपूर्ति की आवृत्ति आधी हो जाती है तो कैपेसिटिव रिएक्शन यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
यदि आवर्ती का मान आधा कर रहे हैं तो देखो क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/2π/c। तो देखो एक्स सी किसके अनुपात में था, 2π नियतांक है, तो एक्स सी समानुपाती होता है 1/f, यानी फ्रीक्वेंसी के रिएक्टेंस विलोमानुपाती होता है। और दूसरा क्या, एक्स सी समानुपाती 1/c, यानी कैपेसिटेंस के भी विलोमानुपाती होता है। तो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है, यानी कैपेसिटी और रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है, और कैपेसिटी और रिएक्टेंस कैपेसिटेंस के भी विलोमानुपाती होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अगर आपूर्ति की आवर्ती आधी हो जाए, यदि फ्रीक्वेंसी आधी हो जाए, तो आधी हो रही है तो दुगुना, तो एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, दुगुना। यदि फ्रीक्वेंसी दोगुनी कर रहे हैं तो एक्स सी आधा हो जाता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी आधी कर रहे हैं तो रिएक्टेंस का मान दोगुना हो जाएगा, यानी विलोमानुपाती होता है, तो कैपेसिटी और रिएक्टेंस का मान दोगुना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोगुना। किसमें, बी ऑप्शन में देखो, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, दोगुना। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड की ह्रास परत पर वोल्टता होती है, यानी जर्मेनियम डायोड की ह्रास या क्षीणता परत पर वोल्टता होती है, यानी जो जर्मेनियम डायोड है इसकी ह्रास वोल्टता क्या होती है, तो जर्मेनियम की तो होती है 0.3 वोल्ट, और यदि सिलिकॉन की पूछ रहे तो होता है 0.7 वोल्ट। तो यह जर्मेनियम का पूछा है तो जर्मेनियम का होगा 0.3, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। यदि सिलिकॉन के पूछता तो फिर होता है 0.7, यानी सी ऑप्शन सही होता। जबकि इसमें क्या है 0. यानी जर्मेनियम पूछा है तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 0.3 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया बी, 0.3 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर भार लाइन आई बी परिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाता है, यानी जिस बिंदु पर भार लाइन परिच्छेदित करती है या सैचुरेटेड होती है वह बिंदु क्या कहलाता है, सैचुरेशन बिंदु कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैचुरेशन बिंदु। किसमें है, देखो बी ऑप्शन में, देखो सैचुरेशन पॉइंट। तो राइट आंसर हो गया बी, सैचुरेटेड पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है, यानी इनमें से किसे यूनिवर्सल बायस या सार्वभौमिक बायस कहा जाता है। देखो बायसिंग क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसके जो संयोजन है उस पर नियत वोल्टता की आपूर्ति प्रदान करना बायसिंग कहलाती है। और बायसिंग के आधार पर बायस 3 प्रकार के होते हैं। देखो बायसिंग, एक तो होती है नियत बायस विधि या आधार बायस उत्सर्जक, यानी या तो नियत बायस या आधार बायस उत्सर्जक है। दूसरा होता है कलेक्टर से बेस बायस या वोल्ट विभाजक बायस विधि, यानी वोल्ट विभाजक कहो चाहे कलेक्टर से बेस बायस कहो। तो यह कलेक्टर से बेस बायस या वोल्ट विभाजक विधि है, यह सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक बायस या यूनिवर्सल बायस भी कहते हैं, या इसे नेगेटिव फीडबैक बायसिंग विधि भी कहते हैं। इसके अलावा होता है सेल्फ बायस या एमिटर बायस या एमिटर फॉलोअर विधि भी हम कह सकते हैं। तो सेल्फ बायस या एमिटर फॉलोअर विधि। तो अब इनमें यूनिवर्सल बायस के बारे में पूछा है, तो यूनिवर्सल बायस कौन सा होता है, कलेक्टर से बेस बायस, या इसे हम वोल्टेज विभाजक या वोल्टेज डिवाइडर बायस भी कहते हैं। अब ऑप्शन में देखो एमिटर बायस नहीं, बेस बायस नहीं, कलेक्टर बायस नहीं। कलेक्टर से बेस बायस होता तो सही होता, यहाँ केवल कलेक्टर बायस दे रखा नहीं, कलेक्टर से बेस बायस यूनिवर्सल बायस को कहते हैं, तो यहाँ कलेक्टर बायस ही दे रखा है केवल। डी में क्या दे रखा है, वोल्टेज डिवाइडर बायस सही है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, वोल्टेज डिवाइडर बायस, इन्हें डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉन साइनोसोडल तरंग रूप उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर क्या कहलाते हैं। एक तो होता है साइन वेव जिसे हम साइनोसोडल तरंग रूप कहते हैं, और एक होता है नॉन साइनोसोडल जैसे कि स्क्वायर वेव है या साटूथ वेव है, तो ये नॉन साइनोसोडल होते हैं। तो जो साइनोसोडल तरंग उत्पन्न करते हैं उसे सरल आवर्ती या लयबद्ध दोलित्र कहते हैं, और जो नॉन साइनोसोडल यानी अज्यावक्रिय तरंग उत्पन्न करते हैं उसे विश्रांति, शीतलन या रिलैक्सेंस दोलित्र कहते हैं। तो अब ऑप्शनों में देखो क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं, रिलैक्सेंस ऑसिलेटर सही है, स्टेडी स्टेट ऑसिलेटर नहीं, अवमंदित ऑसिलेटर ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी शीतलन या विश्रांति या रिलैक्सेंस ऑसिलेटर कहते हैं जो नॉन साइनोसोडल तरंग उत्पन्न करते हैं उसे। तो राइट आंसर हो गया बी, रिलैक्सेंस ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन है,
अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का आयाम रहता है। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर का आयाम क्या होता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का आयाम स्थिर रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर। किसमें? ए ऑप्शन में देखो स्थिर। तो राइट आंसर हो गया ए, स्थिर रहता है या नियत रहता है। यानी जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है एएफ यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायरों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार की कपलिंग विधि कौन सी है? जो एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि दो स्टेज को हम जोड़ते हैं, यानी एम्पलीफिकेशन करते समय एक एम्पलीफायर से यानी एम्पलीफिकेशन कम हो रहा है तो दो एम्पलीफायरों को हम जोड़ते हैं, तो हम यानी दो एम्पलीफायरों को कपल करते हैं या कपलिंग करते हैं या जोड़ते हैं। तो इस जोड़ने की विधि एएफ एम्पलीफायर यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायरों में सामान्य रूप से कौन सी विधि कपलिंग की प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखो, डायरेक्ट कपलिंग नहीं, एलसी कपलिंग नहीं, आरसीएन रेजिस्टेंस कैपेसिटर कपलिंग सही है, ट्रांसफार्मर कपलिंग, इनडायरेक्ट कपलिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरसीएन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर द्वारा दो स्टेज को हम कपल करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एएफ एम्पलीफायरों में आरसी कपलिंग विधि प्रयोग की जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल पर यांत्रिक प्रतिबल और विकृति लगाने पर क्रिस्टल में एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? यानी यांत्रिक बल, प्रतिबल और विकृति लगाने पर यानी दबाव लगाने के कारण विद्युत वाहक बल पैदा होता है तो उसे दाब द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे, या दाब इसे हम दूसरे शब्दों में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ऑप्शनों में देखो हॉल प्रभाव नहीं, प्रेरक प्रभाव नहीं, ट्रिगर प्रभाव नहीं, स्थिर विद्युत प्रभाव नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 415 वोल्ट आरएमएस मान की आपूर्ति का अधिकतम मान क्या होगा? यानी कोई आपूर्ति है जिसका आरएमएस मान क्या दे रखा है? 415 वोल्ट। पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम मान यानी अधिकतम मान क्या होगा? तो सूत्र क्या है? ई आर एम एस बराबर होता है 0.707 ई मैक्सिमम। अभी देखो आर एम एस मान कितना दे रखा है? 415 वोल्ट और मैक्सिमम मान पूछा है, तो किस प्रकार से निकालेंगे मैक्सिमम मान? यानी ई आर एम एस बराबर है 0.707 ई मैक्सिमम। तो हम इसको पक्षांतर कर लो, यानी 415 इंटू 0.707 ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर कर इधर ले आओ, 415 बट्टा 0.707 बराबर हो जाएगा ई मैक्सिमम। तो 415 में 0.707 का भाग लगाओ, 415 भाग 0.707 पे आ रहा है 586.81। तो ई मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? 586.81 वोल्ट। इसे हम राउंड फिगर में क्या कहेंगे? 587। तो किस में है? देखो ए ऑप्शन में देखो 587 वोल्ट। तो इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा? 586.81 या लगभग कहे तो 587 वोल्ट होगा। तो राइट आंसर हो गया 587 वोल्ट। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक स्मार्टफोन की बैटरी 12 वोल्ट पर प्रचलित है और गेम खेलने के दौरान इसमें से 0.8 एम्पीयर की धारा आपूर्ति की जानी है तो शक्ति क्या होगी? आवश्यक शक्ति का मान क्या होगा? यानी क्या कह रहा है कि कोई यानी स्मार्टफोन की बैटरी है, V का मान है, V बराबर है 12 वोल्ट और गेम खेलने के दौरान I बराबर है 0.8 एम्पियर। तो शक्ति यानी P बराबर क्या होगा ज्ञात कीजिए। P बराबर क्या होगा? तो सूत्र क्या है? P बराबर होता है V इंटू आई। V का मान क्या है? 12 इंटू आई का मान क्या है? 0.8। कितना हो गया? 12 इंटू 6 में 9.6 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.6 वाट। किस ऑप्शन में है? देखो सी ऑप्शन में देखो 9.6 वाट। तो राइट आंसर हो गया सी 9.6 वाट। अगला क्वेश्चन है वह एकमात्र वायरिंग जो छत के सबसे छोटे रूट से की जा सकती है और कम संपूर्ण मोड़ों की आवश्यकता होती है वायरिंग क्या कहलाती है?
केसिंग कैपिंग नहीं, बैटन नहीं, टनल नहीं, कंड्यूट अंडरग्राउंड या कंड्यूट सरफेस, तो इसे हम कंड्यूट अंडरग्राउंड वायरिंग कहते हैं, यानी छत के सबसे छोटे रूट से जा सकती है, कम संपूर्ण मोड़ों की आवश्यकता होती है, तो वह हो गई कंड्यूट अंडरग्राउंड वायरिंग। तो राइट आंसर हो गया डी, कंड्यूट अंडरग्राउंड वायरिंग। अगला क्वेश्चन है 500 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक चालू रखने पर उपयोग की गई ऊर्जा क्या होगी। यानी एक जो टोस्टर है 500 वाट का और समय कह रहा है 30 मिनट तक, तो ऊर्जा क्या होगी, खपत की गई ऊर्जा का मान क्या होगा। तो P बराबर क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है 500 वाट, T बराबर क्या दे रखा है 30 मिनट, 30 मिनट या 30 इंटू 60 कितना हो गया 1800 सेकेंड, यानी मिनट को सेकेंड में बदलो तो 30 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो कितना हो गया 1800 सेकेंड। तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, ऊर्जा बराबर क्या होगी, तो कि देखो ऊर्जा बराबर क्या होता है, ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय, यानी P इंटू टी। P का मान क्या है 500, T का मान क्या है 1800 सेकेंड, यानी 1800 सेकेंड, कितना हो गया 1890, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें आएगा जूल में, तो ये हो गया। अब इसमें किस में केजे में लिखा है, यानी किलो जूल में है, किलो जूल में क्या हो जाएगा, ये हो गया किलो, तो क्या हो जाएगा 900 किलो जूल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 900 किलो जूल। तो किस में है देखो 900 किलो जूल, डी ऑप्शन में देखो 900 किलो जूल, तो राइट आंसर हो गया डी 900 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है डाइक में टर्मिनल होते हैं, यानी डाइक में कितने टर्मिनल होते हैं। डाइक में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड 1 एनोड 2, कई बार इसे MT1 और MT2 भी कहते हैं। जबकि ट्राइक के बारे में पूछ ले तो ट्राइक में 3 टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2 और गेट, यानी एनोड 1 एनोड 2 और गेट भी कह सकते हैं, या कई बार MT1 MT2 और गेट भी कहते हैं। तो यहाँ डाइक के बारे में पूछा है तो डाइक में 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड 1 और एनोड 2, तो राइट आंसर हो गया 2, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाने पर किस माध्यम में शेष चुंबकत्व क्या कहलाता है। यानी कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी उसके अंदर, यानी जो भी माध्यम है या जो अपना उपकरण है उसके अंदर चुंबकत्व शेष रह जाता है, इस शेष रहे चुंबकत्व को हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट चुंबकत्व कहेंगे, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व कहेंगे। यदि चुंबकत्व हटा लेने के बाद भी जो शेष चुंबकत्व रहता है उसे अवशिष्ट चुंबकत्व, या दूसरे शब्दों में इसे रेमनेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन देखो इलास्टेंस नहीं, कंडक्टेंस नहीं, रेमनेंस सही है, रिलेक्टेंस नहीं, ससेप्टेंस नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अवशिष्ट चुंबकत्व या रेमनेंस, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में कोर के चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण होने वाली हानियां क्या है। ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर चुंबकीकरण परिवर्तन, यानी जो ट्रांसफार्मर को हम AC से जोड़ते हैं तो धन चक्र है मान लो तो वो चुंबक N ध्रुव बन रहा है, ऋण चक्र में मान लो वह S ध्रुव बन रहा है, तो बार बार N और S यानी जो कोर है वो उसकी ध्रुवता N और S में परिवर्तित होती रहती है। तो इस परिवर्तन के कारण होने वाली हानि क्या कहलाती है। तो देखो यानी इसमें जो लॉसेज होता है परिवर्तितकरण के कारण होने वाली हानि, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिस्टेरेसिस हानि कहते हैं। तो देखो ताम्र हानि नहीं, एडी करंट हानि नहीं, हिस्टेरेसिस हानि सही है, स्ट्रे हानि नहीं, द्विविद्युतिक हानि नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया हिस्टेरेसिस यानी शैथिल्य हानि कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा हिस्टेरेसिस हानि। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहेगा। ठीक है साथियों।